नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामोलॉजी में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका पिछला पार्ट बना दिया गया है जो कि दूसरा पार्ट था बायोलॉजी का, और एक तीसरा पार्ट है। तो जिसने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लेना। और साथ में आज जो हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत 5 जगत वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. भटकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। तो इसमें हमने 5 जगतों को देखा था। इससे पहले हमने 2 जगत वर्गीकरण भी देखा था। कौन कौन से देखे थे? 2 जगत वर्गीकरण देखा था, कार्लिनिस ने दिया था। 3 जगत वर्गीकरण देखा था जो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैगल ने दिया था। 4 जगत वर्गीकरण देखा था जो हर्बर्ट कॉपलैंड ने दिया था। फिर आए थे अपन कहा थे 5 जगत वर्गीकरण के। और 5 जगत वर्गीकरण जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जगत वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत है। अब इसमें सबसे पहले हम मोनेरा की बात करेंगे। साथियों, आपको लग रहा है वो पहले से लिख दिया, तो पहले से लिख दिया ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो सके, तो वीडियो में कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी मिल सके। तो साथियों, इसमें हम बात करते हैं मोनेरा जगत की। तो मोनेरा जगत को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मोनेरा जगत पृथ्वी पर आए सबसे पहले जीवों का समूह है, यानी वर्ग है। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें वह जीवों को रखा गया है जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की थी। कैसी थी? प्रोकैरियोटिक प्रकार की थी। प्रोकैरियोटिक प्रकार की थी जिसकी कोशिका, अच्छा, प्रोकैरियोटिक प्रकार की थी। अब जैसे जानते होंगे कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की और यूकैरियोटिक प्रकार की। प्रोकैरियोटिक प्रकार की वह कोशिका होती है जो धरती पर सबसे पहले कोशिका बनी। जैसे कि जीवाणु की कोशिका होती है, इसके अंदर जीवाणु भी आते हैं। जीवाणु की कोशिका जो भी अविकसित कोशिका होती है, इसे अपन पुरानी कोशिका या प्राथमिक कोशिका या आद्य कोशिका हिंदी के नामों से भी जानते हैं, लेकिन सही नाम उसका क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो भी अविकसित कोशिका होती है। इसे कोशिका वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, जो कि विकसित कोशिका होती है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीव आती है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, यानी कि यह एक कोशिकीय होते हैं, मतलब एक ही कोशिका में क्या करते हैं? अपना जीवन यापन की सारी क्रियाविधि कर लेते हैं। तो जल में निवास करते हैं, जल में पाए जाते हैं। सामान्यतः इनकी कोशिका व्यक्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब इनमें जो शब्द आपने देखे होंगे कि प्रोकैरियोटिक, एक कोशिका का प्रकार है। तो मोनेरा जगत के जो जीव होंगे उनकी कोशिका कौन से प्रकार की होगी? प्रोकैरियोटिक प्रकार की होगी। इनके जीव एक कोशिकीय होंगे, यानी यूनिसेल्युलर होंगे। यह कहां पाए जाएंगे, कहां निवास करते हैं? जल में निवास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पे जब समस्त जीव जो भी जीव बने थे वो सबसे पहले जल में ही बने थे, उसके बाद फिर थल में आए। और भी कोशिका होती है, जो कोशिका भित्ति होती है बाहरी परत, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अगर हम इनके पोषण की बात करें तो इनका पोषण रासायनिक संश्लेषण द्वारा होता है, यानी केमिकल सिंथेसिस द्वारा हो जाता है, और ये परपोषी होते हैं। अगर हम इनकी बात करें मोनेरा जगत वालों की, तो इनके अंदर कौन से आते हैं? जीवाणु आते हैं। क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं। जीवाणु को हम जानते हैं क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया। इसके अंतर्गत मोनेरा, सीधी सी बात है, मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन आएंगे? बैक्टीरिया, यानी जीवाणु आएंगे। और हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से जीवों की उत्पत्ति हुई थी? जीवाणुओं की ही हुई थी। अब हम इसमें बात करते हैं उदाहरण की, जीवाणु के कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे नील हरित शैवाल। क्या नाम है? नील हरित शैवाल। अब नील हरित शैवाल की अगर हम बात करें इसमें, तो नील हरित शैवाल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन इसमें नाम तो लगा है क्या? शैवाल, लेकिन एक जीवाणु है। नील हरित शैवाल क्या है? एक जीवाणु है, और इसमें लगा है शैवाल, यानी कि एल्गी नहीं है, जीवाणु है। इस बात को ध्यान रखना है, जो कि अक्सर परीक्षा विभेद करने के लिए आता है। अगला उदाहरण की बात करते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया। कौन सा है? आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जीवाणु के उदाहरण है, जो कि मोनेरा जगत के अंतर्गत आती है। अब इनके कुछ लक्षणों के साथ उदाहरण भी है। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखना, इसको पूर्ण रूप से अच्छे से कराया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके, और पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। अब एक काम करना, अब जैसे मोनेरा जगत समझ लिया, अब मोनेरा के से आगे बात करेंगे प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा की बात करते हैं। तो प्रोटिस्टा
जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें से दूसरे नंबर पे क्या है, प्रोटिस्टा है। अब प्रोटिस्टा में के जीवों के गुणों की बात करते हैं अपन, तो प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत वह जीव आते हैं जिनकी कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। अभी उसमें मोडेरा में कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक प्रकार की थी, इसमें कौन सी है, यूकैरियोटिक प्रकार की है, इसमें यूकैरियोटिक प्रकार की है। ठीक, ये जीव भी एक कोशिकीय होती है, वो भी एक कोशिकीय थी, बस केवल प्रकार का अंतर आ गया। या फिर एक बात ध्यान रखिए रहना कि मोनेरा में केवल प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, बाकी सभी जीवों में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, चाहे ए वर्ग हो चाहे आने वाला अगला वर्ग हो कोई भी क्लासिफिकेशन हो। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत वह जीव आते हैं जिनकी कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है, यह भी एक कोशिकीय होते हैं, यह जलीय और नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण क्या है, समस्त प्रोटोजोआ है। क्या है, समस्त प्रोटोजोआ है। इसको थोड़ा सा अच्छे समझा देंगे, क्या है, प्रोटोजोआ है, समस्त प्रोटोजोआ है। अब हम जैसे बात करते हैं इनमें कि प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ के कुछ उदाहरण है जैसा कि बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये क्या है, प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ कहाँ के अंतर्गत रखे जाते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब हम एक बात और समझते हैं, अमीबा होता क्या है, अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ है। अमीबा कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे मानव को रोग भी करते हैं। ठीक, जैसे एंटमीबा स्टोलिका का नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो सभी अमीबा है। अमीबा की आकृति किसी भी तरह की होती है। ठीक, अब ये क्या करते हैं, अपने कूट पादन द्वारा चालू करते हैं, जैसे चल रहा है इनको, तो इस प्रकार से अपने आप को संरचना बदलने लगती है। अगर कोई जीव इनको भोजन यहाँ पर मिल रहा है तो अपने आप की आकृति ऐसे बदल लेंगे, आगे चल कर कैसे हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से संरचना बदल लेंगे, ताकि और बाद में इसको क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार क्या होते हैं, अमीबा होते हैं। दूसरे की बात करें एवुलिना की, तो एवुलिना एक इस प्रकार का जीव है जिसमें पादप और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, एवुलिना पादप और जंतु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के गुणों से मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है कि जैसे इसमें लग गया पादप और जंतु दोनों के गुण पाए जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक, मतलब पादप भी है और जंतु भी है, इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो प्रोटोजोआ में गुण दोनों के पाए जाते हैं। क्यों, जंतु में समान भी है, क्या करता है, पोषण वगैरह करता है, और पादप की जगह भी अपना पोषण प्राप्त करता है। पादप की तरह कैसे, पादप में क्या पाया जाता है, पादप में हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल को हरित लवक बोलते हैं। तो क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है वो क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशनीय क्रिया कर लेता है, तो ऐसे ही कर लेता है। ठीक, और जंतु की तरह भी व्यवहार करता है, इसलिए एवुलिना को हम क्या बोलते हैं, पादप और जंतु के बीच की कड़ी बोलते हैं। अक्सर ही परीक्षा में आता है। अगर हम इसके बाद पैरामीशियम की बात करें, तो पैरामीशियम क्या होता है, चप्पल की तरह आकृति होती है। चप्पल होता है, स्लीपर होती है, ये स्लीपर है, ये कोई थोड़ा सा आकृति बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई भी इस प्रकार की आकृति बनाता है, चप्पल जैसी आकृति बना लेता है, इसमें कम आ जाती है। तो पैरामीशियम को अपन क्या बोलते हैं, चप्पल जंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चप्पल जंतु, या तो स्लीपर जंतु बोलते हैं। इसे बोलते हैं पैरामीशियम को। पैरामीशियम भी क्या है तो प्रोटोजोआ ही। अब बात करते हैं हम किसकी, प्लाज्मोडियम की बात करते हैं थोड़ी। किसकी बात करते हैं, प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम है, अब प्लाज्मोडियम का नाम तो सबसे ज्यादा सुना होगा, ठीक, क्योंकि अपने भारत देश में मलेरिया रोग सबसे ज्यादा होता है। अब मलेरिया रोग होता है तो जैसा कि सुना होगा, मलेरिया कहां से होता है, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। लेकिन वास्तविक कारण क्या है, वास्तविक कारण मच्छर ना होके प्लाज्मोडियम है। क्यों, क्योंकि मच्छर तो वाहक है, केवल मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है मच्छर की लार में। जब मच्छर पर काटता है तो अपनी लार के साथ प्लाज्मोडियम को अपने खून में छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमको मलेरिया रोग हो जाता है। तो मलेरिया के लिए जिम्मेदार कौन है, मलेरिया के लिए जिम्मेदार कौन है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में पाया जाता है। ठीक, तो ये 40 के उदाहरण हो गए। अब इसके हम पोषण की अगर बात करते हैं तो इसमें दो जीव ऐसे हैं, पैरामीशियम और एवुलिना।
इनमें क्या है, हरित लवक भी पाया जाता है और जंतु की तरह काम करता है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर लेते हैं, स्वयं का भोजन बना लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं, स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब जंतु की तरह करते हैं काम, तो परपोषी और नहीं तो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। और परपोषी जो दूसरों पर निर्भर होता है, हेट्रोट्रोपिक। ठीक, तो इनमें गुण पाए जाते हैं। अतः इसके जीवों में दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है, स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषण और परपोषण दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो ये कौन से थे, प्रोटिस्टा थे। प्रोटिस्टा के बारे में हम कैसे एक बार कर लेते हैं। प्रोटिस्टा वह होते हैं जो जिनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यह जीव भी मोनेरा की तरह एक कोशिकीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। ठीक, और अमीबा, एवलिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इसके उदाहरण हैं। अतः इसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाले कवक की ओर बढ़ते हैं। अब कवक के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना। कवक को इसको फंजाई बोलते हैं। ठीक, और इसका मतलब एक वचन में अगर सिंगुलर में बोलेंगे इसको तो बोलते हैं अपन, क्या बोल देते हैं, फंगस। क्या बोलते हैं, या फिर तुमने फफूंद के नाम से सुना होगा, फफूंद। ठीक है, खाना वगैरह रखा रहे या कोई भी चीज जहां रखिए तो सड़ जाती है, सड़ जाती है उसके ऊपर व्हाइट लेयर वगैरह बन जाती है, तो फफूंद होता है। ठीक, अब एक बात को ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, यह बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे अभी तक जैसे अपन ने पढ़ा मोनेरा और प्रोटिस्टा, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों एक कोशिकीय थे। ठीक, तो लेकिन ये बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। केवल ईस्ट इसका एक अपवाद है, वो एक कोशिकीय होता है। बाकी इसके सारे के सारे जो उदाहरण जो लिखे हुए हैं ये कैसे हैं, बहुकोशिकीय नहीं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब बात करते हैं यानी कोशिका कौन से प्रकार की होती है, तो कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। जैसे साथियों ने पहले ही बताया है कि मोनेरा को छोड़कर समस्त जीवों की कोशिकाओं का प्रकार यूकैरियोटिक ही होता है। तो तुम्हें केवल मोनेरा का ध्यान रखना है कि उसमें प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब में यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। तो हम इसमें बात करते हैं कवक कहाँ पाए जाते हैं, जल और नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। जैसे अपनी दीवारों पर भी नमी हो तो वहां पे क्या हो जाता है, फफूंद आ जाती है। फफूंद यानी फंगस, वही तो पढ़ रहे हैं इसको। ठीक, तो यह इनमें क्या है, कोशिकावृत्ति भी होती है। तो कोशिकावृत्ति का ही पाई जाती है, काइटिन की पाई जाती है। काइटिन की अक्सर पेपर में पूछा जाता है, खासतौर पर रेलवे वगैरह और जिसमें साइंस है उसमें तो ये समझ लो इनके बिना पेपर ही नहीं बनता है। अब इनकी अगर हम पोषण की बात करें तो होते तो ये परपोषी है, लेकिन परपोषी का भी एक प्रकार होता है, जैसे क्या बोलते हैं अपन, मृतोपोषी। तो कवक कैसे होते हैं, मृतोपोषी होते हैं। अगर भूल जाओ तो ध्यान रखना कि कवक यहाँ पर सड़े गले मांस या कोई भोजन या कोई भी चीज है वहां पे पाया जाता है, तो मतलब वो सड़ गल जाता है, मतलब उसके जीव क्या हो जाते हैं, कोई जीव मर गया, मृत हो गया, तो क्या है, जो मृतोपजीवी होते हैं, मतलब सड़ी गली चीजों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। इस वजह से कैसे होते हैं कवक, मृतोपोषी होते हैं। अब दूसरी बात करें, पाचन का प्रकार भी ध्यान रखना है। तो पाचन का प्रकार कैसे होता है, अधिकांश समस्त जीवों में पाचन का प्रकार कैसा होता है, अधिकांश जीवों में अंतःकोशिकीय होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। कैसा होता है, बाह्य कोशिकीय पाचन, जो बहुत ही कम जीवों में होता है, खासकर कवक में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि बाह्य से ये सड़ा गला ही खा रहा है, यानी पहले ही से पच गया, पाचन पहले ही से जो पाचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, बाहर से वो इस प्रकार से खा रहे हैं, तो बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कवक में। बाह्य कोशिकीय पाचन कवक में पाया जाता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक, ये सहजीवता भी प्रकट करते हैं। सहजीवता मतलब ऐसे कि जो दो जीव आपस में रहे, जैसे कवक और शैवाल, जब दो जीव आपस में जीवन यापन करते हैं तो दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, लाइकेन बोल देते हैं। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन किसे बोलते हैं, कवक और शैवाल जब एक ही साथ में एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं तो उसे का नाम होता है लाइकेन। और लाइकेन क्या है, सहजीवी है। क्या है, सिम्बायोटिक है, नहीं सहजीवी है, सहजीवता प्रकट करता है। तो इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण में सबसे ज्यादा सुना होगा ईस्ट का, जो पिंडमन वगैरह की क्रियाओं में, एल्कोहल बनाने वगैरह की क्रियाओं में काम में आता है। इसके अलावा म्यूकर, पेंसिलियम का नाम सुना होगा, पेंसिलियम जो कि एंटीबॉडी की तरह काम करती है, एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। अलेक्जेंडर फ्लेम ने इसकी खोज की थी। ठीक, निचोला, पक्सिनिया, ये कुछ कवकों के उदाहरण हैं। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले की ओर।
अगले की बात करते हैं, तो अगले की बात करते हैं पादप जगत। ठीक है, ये वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा जगत है, तो इनको क्या अलग से अपन बॉटनी में तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इसको जितना जरूरत है उसके हिसाब से भी समझ लेते हैं। वीडियो के अंत तक बने जाए ना, इसमें जो जगत है पूर्ण रूप से फास्ट जगत कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम तो एक ऐसा जगत है जो सर्वव्यापी होता है। कैसा होता है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब है पेड़ पौधे हर जगह पाए जाते हैं। पादप जगत के अंतर्गत क्या आता है? पेड़ पौधे आते हैं। तो पेड़ पौधे कहाँ नहीं पाए जाते? पर्वतों में पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, दीवारों में पाए जाते हैं, खेत खलिहान में पाए जाते हैं, जंगल, हर जगह पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मतलब पादप जगत कैसा है? सर्वव्यापी है, हर जगह पाया जाता है। इनकी कोशिका कैसी होगी? जाहिर सी बात है, अब तो बड़े पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो बहुकोशिकीय होती है। ठीक, यह कैसे होते हैं? स्वकोशी होते हैं, क्योंकि उनमें क्या है? लवक पाया जाता है, प्रकाशनीय क्रिया करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वकोशी होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ठीक, और इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति, जैसे कोई कोशिका है, कोशिका के बाहर की जो संरचना होती है, ठीक, तो ये क्या होती है? इसे अपन सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल है ना, कोशिका भित्ति जो बाहरी विद्युत परत होती है, काय की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। काय की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब इसके कुछ जो अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, आर.एच. भिटकर नामक वैज्ञानिक के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पादप जगत में शैवाल को रख दिया है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत जीवी और आवृत जीवी रखा है। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं शैवाल। शैवाल को पादप के अंतर्गत ही रखा है आर.एच. भिटकर ने। तो शैवाल शुरुआती पादप है, सब शुरुआत समझ लो कि जीव में जंतु जीव जैसे जीवाणु शुरू हुए, तो पादपों में शैवाल सबसे शुरू हुए। शैवाल को आप लोग जानते हो काय के नाम से? काई के नाम से जानते हो। यहाँ पे पानी बहता वगैरह रहता है तो काई जम जाती है, वही शैवाल होता है। इसे एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गी भी बोलते हैं। ठीक, एल्गी, काई, शैवाल एक ही बात होती है, पानी में हर एक कलर की उत्पन्न हो जाती है, जम जाती है, बन जाती है। ठीक, तो शैवाल होते हैं। अब शैवाल के बाद मतलब पादपों को इन 5 वर्गों में अलग से बांट दिया गया है, तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पानी में कौन उत्पन्न हुए? शैवाल हुए। अब जब वही पौधे विकसित हो गए, तो एक समय बाद संरचनाएं हर जीवों के परिवर्तन के बाद विकसित होने लगती है, तो शैवाल तो अपनी जगह रह गए। फिर उनसे विकसित बालों का नाम रख दिया ब्रायोफाइटा। फिर उससे विकसित हो गए टेरिडोफाइटा, और उससे भी ज्यादा जो विकसित हुए उनको बोल दिया अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म। उससे फिर ज्यादा विकसित हुए आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। कौन सी जगत का? पादप जगत है, प्लांट किंगडम का। मतलब क्या है? ये कैसे जीव पानी से बाहर निकलने लगे, मतलब ऐसे ही जल और थल में जो चीज पाया जाए उसे उभयचर बोलते हैं। जो दोनों जगह पाया जाए उसे उभयचर बोलते हैं। अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप, सरीसृप यानी रेप्टाइल क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइटा को। ठीक, और ये तीनों हैं, पहले समझ लेते हैं थोड़ा। ये तीनों कौन से? शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा। ये कैसे हैं? निम्न श्रेणी पादप है, मतलब बहुत छोटे वाले पादप है। अब तीनों वाले कौन? शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा ध्यान रखना पादप जगत का उभयचर, और टेरिडोफाइटा पादप जगत का सरीसृप बोलते हैं इसको। ठीक, अब इसको बोलते हैं अनावृत बीजी और आवृत बीजी। एक क्या है? विकसित पौधे हैं। इनको अनावृत बीजी को अपन क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? साफ सुथरा लिख दिया है, जिम्नोस्पर्म। अब देखो इसके नाम नहीं छुपा है। जिम मतलब होता है कवर, कोई भी कवर हो से। नो मतलब नहीं, स्पर्म मतलब बीज। ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई कवर ना हो, ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई कवर ना हो, ठीक है ना, मतलब उसे अनावृत बीजी बोलते हैं। मतलब अनावृत मतलब उसके ऊपर कोई वृत्त नहीं है, अनावृत बीजी। जैसे हिंदी में एक नाम और बोलते हैं इसको नग्न बीजी, नग्न बीजी भी बोलते हैं। बात तो एक ही है, नग्न बीजी बोल लो, अनावृत बीजी बोल लो, जिम्नोस्पर्म बोल दो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनके
जो बीज होते हैं उनके ऊपर कोई कवर नहीं पाया जाता है, अतः ये जो पौधे होते हैं ना तो ये फल देते हैं ना फूल देते हैं। इस प्रकार के पौधों में फल और फूल नहीं होते हैं। जैसे कि चीड़ का, पाइनस का वगैरह जो पौधे होते हैं उदाहरण जाने तो चीड़, पाइनस वगैरह शंकुधारी वन जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। हालांकि हम इसमें उसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अपन जगत वर्गीकरण जगत वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल वर्गीकरण कर रहे हैं। आगे चल के आने वाली क्लासों में उनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी वो है जीव होते हैं जो सबसे ज्यादा यही आसपास के वातावरण में हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि इसके अंदर आवृत्त बीजी को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म मतलब आवृत्त, ऐसा स्पर्म यानी बीज जिसके ऊपर कवर होता है, यानी क्या होता है? आवरण होता है, तो वो एंजियोस्पर्म होते हैं, आवृत्त बीजी होते हैं। अब साथियों इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, ठीक, जो कि आने वाले वीडियो में जब इसको पढ़ाएंगे बॉटनी को, ठीक है, तो उन्हें बताया जाएगा। जैसा कि नाम सुना होगा, एक बीज पत्र, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, ठीक। एक बीज पत्री यानी मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट दो प्रकार में बांटा गया है एंजियोस्पर्म को, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट मतलब मोनो मतलब एक होता है, ठीक, कोट मतलब बीज, ठीक। तो एक बीज पत्री और दो बीज पत्री एंजियोस्पर्म को दो भाग में बांटा गया। अब कैसे हम देखते हैं, इनके कुछ नियम, कुछ लक्षण होते हैं जिससे अपन पता कर जाते हैं कौन से एक बीज पत्री है, कौन से दो बीज पत्री, जो कि आगे वाली क्लास में बताया जाएगा। तो ये कौन सा पादप जगत है। इसके बाद एक आखिरी बचा है, कौन सा बचा है? जंतु जगत। अब जंतु जगत ही बहुत बड़ा है, लेकिन अपन को आज बैठ कर जितना बताया उतना अपन को भी कवर कर लेंगे। आज बैठ कर क्या बताया? एनिमल किंगडम, ये भी सर्वव्यापी होते हैं, दुनिया के समस्त जीव इसी के अंतर्गत आते हैं, जंतु वाली, ठीक है। जीव तो चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सभी होते हैं, इसमें सभी जंतु आते हैं, चाहे छोटे वाले हो चाहे बड़े वाले हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे कीड़े हो चाहे कुछ भी हो, वो सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो सर्वव्यापी ये भी होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, ठीक। लेकिन मानव, जैसे इसका उदाहरण अपन मानव ही लेके चले तो स्वयं पूजन नहीं बना पाते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं, सब्जियों पे निर्भर होते हैं, यहाँ पे चीजों पे निर्भर होते हैं। तो ये भी एक ऐसे होते हैं परपोषी होते हैं, लेकिन जो पादप थे वो स्वपोषी थे, ठीक। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके जो जीव होते हैं जंतु जगत के, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है केवल, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे कि ये कोशिका है तो इसमें केवल क्या पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब होता क्या है, इसके ऊपर अगर एक और परत होती है, ऐसी एक और परत होती तो वो क्या होती? कोशिका भित्ति होती, जो कि पौधों में पाई जाती है। लेकिन वो तो जब सुरक्षा के लिए और एक ठोस रूप देने के लिए और कठोरता के लिए दी जा रही है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। फिर मानव चल कर नहीं पाता अगर ऐसा होता तो, ठीक। तो क्योंकि वो सेलुलोज की बनी होती है, पादपों की तो होती है, ठीक। अच्छा, ठीक। तो एक काय की बनी होती है, एक केवल जो कोशिका झिल्ली होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की बनी होती है मानव की। बाकी जीवों में थोड़ा रेशियो में अंतर हो जाता है, ठीक। तो मानव कोशिका झिल्ली पाई जाती है और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जैसा कि हमने बताया। तो जंतु जगत के जीव सर्वव्यापी होते हैं, बहुकोषीय होते हैं, परकोषीय होते हैं, कोशिका भित्ति में पाई जाती है। और फिर जंतु जगत को भी दो भागों में बांट दिया गया है, कौन कौन से? आकशेरुकी और अकशेरुकी। अब जो आकशेरुकी होते हैं वो छोटे वाले होते हैं। आकशेरुकी जैसे तुम्हें पढ़ा होगा नॉन कॉर्डेटा, कौन होते हैं? नॉन कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा वाले कौन से होते हैं? कशेरुकी। जैसे कि जो विकसित जीव होते हैं वो जो कशेरुकी रीढ़ की हड्डी वगैरह पाई जाती है, ठीक है ना। तो वो कशेरुकी में दो भागों में बांट दिया है, किसको? जंतु जगत को। तो साथियों एक आर्य वृत्तकार का 5 जगत वर्गीकरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब साथियों आपने देखा हो कशेरुकी हो गया, कशेरुकी हो गया, फिर पादप के बायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म हो गए। तो उनको आने वाले वीडियो में अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। साथियों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी अगली क्लास आएगी।